हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इंडियन इकोनॉमी का ये 13th लेक्चर है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि हम यह महेश उड़ाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई? ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? वर्ष 1945 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। कौन कौन सी? एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMF कहते हैं, IMF। और दूसरा विश्व बैंक। विश्व बैंक कोई एक बैंक नहीं है, ये एक समूह है। तो IMF और विश्व बैंक दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते में है, जिसकी स्थापना 1944 ईस्वी में 45 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद हुई थी। आगे है, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक की जब स्थापना हुई तो उसके प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर थे। आगे है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि उत्तर अमेरिका में है। तो लगभग जितनी बैंकिंग या मनी से संबंधित संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय लगभग उत्तर अमेरिका में ही है। तो कहीं भी आए, अगर वो पैसों से या विकास के किसी पैसों से संबंधित है तो आप लगभग जान लीजिएगा कि उसके मुख्यालय उत्तर अमेरिका में ही है, चाहे वाशिंगटन DC में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे उसके किसी अन्य शहर में हो। ये फैक्ट है, पूरा सत्य नहीं है, लेकिन हाँ लगभग सभी संस्थाओं के जो कि इकोनॉमी से संबंधित हैं उत्तर अमेरिका में ही हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविस मालपस हैं, जो कि 2021 की बात हो रही है इसमें। चूंकि करंट के हैं तो बदलते रहते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस योजना के प्रारूप के आधार पर की गई? किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई है? वो हैरी डी व्हाइट, जो कि USA के थे, हैरी डी व्हाइट की योजना प्रारूप के आधार पर IMF की स्थापना USA में की गई थी। आगे है, IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 8वां स्थान है, जिसमें उसमें कोटा निर्धारित होता है। जैसे सबसे अधिक अमेरिका का है, फिर चीन का है, फिर ऐसे कोटा निर्धारित होता है, तो उसमें भारत 8वें स्थान पर है। आगे है, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। आगे है, विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? जैसे विश्व बैंक समूह है, कोई एक बैंक नहीं है, विश्व बैंक एक बैंकों का समूह है जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की है, वो वहाँ पे फंड मुहैया कराते हैं। उसी तरीके से अगर निजी उद्योगों में निवेश करना हो, निजी उद्योगों के लिए विकास के लिए अगर पूंजी प्राप्त करनी हो, तो विश्व बैंक की कौन संस्था उसके लिए उत्तरदायी है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निजी उद्योगों के निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। आगे है, वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल हैं? अभी हमने देखा कि 3 कोटा धारक कौन से राष्ट्र हैं? अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अमेरिका, जापान व चीन क्रमशः सबसे अधिक कोटा धारक हैं। जैसे भारत 8वें स्थान पर है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे चीन है और अन्य जगहों पे, और भारत उसमें 8वें स्थान पर है। आगे है, भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा ऋण दिए जाते हैं। अगर राज्यों में कोई संबंधित विकास या अवस्थापना से संबंधित कार्य करना है तो उसमें विश्व बैंक उन्हें ऋण मुहैया कराता है। आगे है, किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, जिसे हम IDA कहते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आगे है,
तो याद रखिएगा विश्व बैंक की कौन सी ऐसी संस्था है, क्योंकि विश्व बैंक एक समूह है, उसकी उदार ऋण देने वाली खिड़की किस संस्था को कहते हैं, उसमें आईडीए एक संस्था है जो कि उदार ऋण देने वाली खिड़की के रूप में विख्यात है। आगे है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर बताया गया है कि आईएमएफ क्या करता है और विश्व बैंक के क्या कार्य हैं। जैसे विश्व बैंक के द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि आईएमएफ या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यतः आप अंतर याद रखिएगा, विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि आईएमएफ शेष जो बचा हुआ पैसे की अगर जरूरत है तो उसमें अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। आगे है यहाँ पे एक नोट है, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। जुड़वा संतानें इसलिए क्योंकि जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1945 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था तब उसी समय इन दो संस्थाओं का उद्भव या विकास हुआ था या स्थापना हुई थी। दो संस्थाएं आईएमएफ और विश्व बैंक के रूप में सामने आई थी वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, इसीलिए इन्हें जुड़वा संतानें कहा जाता है क्योंकि एक साथ इनका अस्तित्व हुआ था। आगे है विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि विश्व विकास रिपोर्ट, इसी क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं लो इनकम इकोनॉमिक्स वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएनपी कहते हैं, उसका यूएस डॉलर में 725 या उससे कम भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जो विश्व विकास रिपोर्ट है वह अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे है, आगे क्वेश्चन है कि रॉ सूचकांक, रॉ मतलब एक कच्चे माल के रूप में जिसको हम जानते हैं उसे रॉ कहते हैं। रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है। रॉ इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है व्यापार सुगमता का सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि अब वर्तमान 2023 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व लेवल पे समाप्त कर दिया गया है। अब कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, जो अब जारी नहीं किया जाता है। आगे है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईबीआरडी। आईबीआरडी ने कार्य कब करना प्रारंभ किया था। आईबीआरडी ने जून 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यह एक विश्व बैंक के अंतर्गत स्थापित संस्था है। आगे है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, जिसे हम मीगा कहते हैं। मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी अथॉरिटी किस संस्था से संबंधित है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण विश्व बैंक समूह से संबंधित है। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये फैक्ट है। आगे है कौन सी संख्या विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। कौन सी ऐसी संख्या है, संख्या यहाँ पे संस्था लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हुआ है। किस संस्था की बात की गई है कि कौन सी संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करती है या लोन मुहैया कराती है, वो कौन सी है।
अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन। आगे है, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMF, भारत किस वर्ष IMF का सदस्य बना? जब IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, भारत उसी समय IMF का सदस्य भी बना था। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? IMF जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य यहाँ बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। किसकी बात हो रही है कि जो IMF के सदस्य देश हैं उनके अगर भुगतान संतुलन संबंधी कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए सहायता प्रदान करती है IMF। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने हैं? भारत का अंशदान 2.78 के साथ वह 8वें स्थान पर है और मताधिकार 2.68% है। आगे है, ये अंशदान वही है जिसमें सबसे पहले अमेरिका है, फिर जापान है, फिर चीन है। भारत उसमें 8वें स्थान पर है और उसी में मताधिकार के रूप में वह 2.64% अधिकार रखता है। आगे है, भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? भारत निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID का सदस्य नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन फॉर्म के रूप में है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा भारत इस संस्था का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा जैसे कई संस्थाएं हैं विश्व बैंक की, उसमें से विश्व बैंक की संस्था जो निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, भारत उसका सदस्य नहीं है, बल्कि अन्य संस्थाओं का वह सदस्य है। आगे है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है या तैयार की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF के द्वारा तैयार की जाती है। आगे है, IMF का प्रमुख कार्य क्या है? IMF का प्रमुख कार्य है, अभी हमने देखा ही था, IMF का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता हो तो अनुकूल बनाने के लिए सहायता या ऋण प्रदान करती है। जैसे भुगतान संतुलन के लिए किसी देश के पास मान लीजिए विदेशी करेंसी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम इकोनॉमी के टर्म में कहते हैं, तो उसकी सहायता कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए, इसके लिए IMF शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालीन ऋण मुहैया कराता है। आगे है, विशेष आहरण अधिकार जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SDR कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जाता है? विशेष आहरण अधिकार का प्रयोग स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना इसके अधिकार से बाहर, अर्थात ये स्वतंत्र बाजार में आप SDR का प्रयोग नहीं कर सकते, ये केवल IMF की मुद्रा है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था कराना। अर्थात जो विश्व बैंक की IFC संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ जो निजी उद्योग हैं, वहाँ निजी उद्योगों को लगाने के लिए वो बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है। आगे है, एशियाई विकास बैंक जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ADB कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? कौन होता है? वित्त मंत्री उसका पदेन गवर्नर होता है। आगे है, विशेष आहरण अधिकार जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SDR कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत अमेरिका डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा SDR में 5 करेंसी शामिल हैं, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग। डॉलर याद रखिएगा, हम अगर मान लीजिए देश ना देखें तो डॉलर, येन, युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। आगे है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्य 5 हैं। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, ये हो गया। रूस, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। चूंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले इस संस्था की स्थापना हुई थी, तो अब ये सी बात है, जो विश्व में जो देश ज़्यादा डोमिनेट होंगे वही इसकी सदस्यता को ग्रहण करेंगे। चूंकि ये फिक्स हो गया है, 5 से अधिक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वर्तमान में भी 5 ही इसके अस्थायी सदस्य हैं, बल्कि इसके 10 अन्य अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं। आगे है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आगे है, यूरोपियन यूनियन, जिसे हम ईयू कहते हैं, यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का क्या कार्य है? यूरोपीय यूनियन एजेंसी की यूरोपीय स्थिरता तंत्र का मुख्य कार्य है यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। जो यूरो क्षेत्र है, जहाँ यूरो चलता है, जो यूरो करेंसी है, वहाँ जो करेंसी चलती है, वहाँ पे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना यूरोपीय यूनियन की यूरोपीय स्थिरता तंत्र का कार्य है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। आगे है, भारत की आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा है? यूएनडीपी ने कहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत को कहा है कि भारत रोजगार विहीन है, जड़ विहीन है, निष्ठुर है, आवाज विहीन है और भविष्य रहित है। ये स्टेटमेंट यूएनडीपी का है। यहाँ पे एक नोट है, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ को 2012 में मानवाधिकार या नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे है, गैट, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया था? जनरल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GATT कहते हैं, गैट कहाँ स्थापित हुआ था? वर्ष 1948 ईस्वी में इसका मुख्यालय जिनेवा में है। गैट क्या है? जो व्यापार होता है उस पर ड्यूटीज किस तरीके से लगेंगी उसका वो निर्धारण करता है। आगे है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के साथ स्थापित हुई थी। उरुग्वे चक्र अर्थात 1991-92 में, सॉरी 94-95 में उरुग्वे दौर था, जिसमें 95 में WTO की स्थापना हुई थी। आगे है, विश्व व्यापार संगठन WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? WTO के वर्तमान में महानिदेशक 2022 की बात हो रही है, एग्नोजी ओंकोजी इवेला है। ये करंट का क्वेश्चन है तो आप इसको अपडेट कर लिया करिएगा। आगे है, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य किस वर्ष बना था? भारत जब WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, उसी गैट का नाम बदलकर उरुग्वे दौर के बाद WTO रख दिया गया था। भारत उसी समय WTO का सदस्य बन गया था। आगे यहाँ पे एक नोट है WTO के बारे में, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ WTO द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता से है। किसकी बात हो रही है? अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध WTO द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली सहायता या सब्सिडी से संबंधित है कि ग्रीन बॉक्स में होगा तो कितनी सब्सिडी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे सब्सिडी होनी चाहिए, अंबर बॉक्स में है तो किन चीज़ों में सब्सिडी होनी चाहिए,
या ब्लू बॉक्स में है तो किन चीज़ों पर सब्सिडी होनी चाहिए। आगे है विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था। विश्व व्यापार का दोहा चक्र मुख्य रूप से कृषि से संबंधित था। WTO का एक दोहा सम्मेलन हुआ जिसमें वह कृषि से संबंधित मुख्य रूप से था। आगे है WTO के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित है। WTO के अंतर्गत कृषि पर समझौते पर 3 मुख्य स्तंभ थे कौन। पहला तो बाजार पहुंच हो, दूसरा आंतरिक समर्थन हो, तीसरा निर्यात प्रतियोगिता होनी चाहिए। आगे है विशिष्ट रक्षोपाय क्रिया विधि जिसे हम स्पेसिफिक सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म किससे संबंधित है। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ये नहीं अपने देश में आप कृषि में इतना सब्सिडी दे दीजिए कि वहाँ के माल अधिक से अधिक सस्ते कर दिए जाएं और विश्व में सस्ते में बिके, तो जहाँ के देश नहीं सस्ता कर सकते उनको नुकसान झेलना पड़े, इसीलिए विशिष्ट रक्षोपाय है। आगे है संघाई सहयोग संगठन जिसके शॉर्ट फॉर्म में SCO कहते हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। संघाई सहयोग की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। आगे है संघाई सहयोग संगठन जिसे हम SCO के द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। अर्थात भारत और पाकिस्तान एक साथ SCO के सदस्य बने थे और कब बने थे 17वें संघाई सहयोग संगठन जब कजाकिस्तान में हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान साथ में इसके सदस्य बने थे। आगे है सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक जो सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ब्रिक कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो कि अब ब्रिक्स हो गया है, तो दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 2011 में सम्मिलित हुआ था। फिर ब्रिक बदलकर ब्रिक का नाम ब्रिक्स कर दिया गया जिसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। आगे है ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ब्रिक्स राष्ट्रों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय रूस की है। आगे है न्यू विकास बैंक NDB जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। NDB या न्यू विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक के प्रथम अध्यक्ष KB कामत थे। उसके प्रथम अध्यक्ष KB कामत बने हैं। आगे है ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। आगे है न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते थे, अब इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। संघाई कहाँ है, चीन में है। आगे है विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, क्लास स्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लास स्वाब थे। आगे है विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे। WTO के प्रथम महानिदेशक जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, उसके प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। पीटर सदरलैंड WTO के प्रथम महानिदेशक थे। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम ट्रिप्स कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम ट्रिप्स कहते हैं। ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक अधिकार आते हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, दूसरा है ट्रेडमार्क, तीसरा है भौगोलिक संकेतक, चौथा है औद्योगिक रूपरेखा, पांचवा है पेटेंट कराना, छठवां है इंटीग्रेटेड सर्किट रूपरेखा, सर्किट की रूपरेखा, और सातवां है व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। ये बौद्धिक संपदा अधिकार है जो लोग 7 प्रकार से लेते हैं किसी भी वस्तुओं के लिए जब यूनिकनेस रखता हो। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि ब्रिक्स शब्द पहली बार प्रयोग कब किया गया था, 2001 में।
गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील के द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा, एक फैक्ट है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय और उनमें सदस्य देश कौन कौन से हैं। जैसे विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में 189 सदस्य हैं, नवीनतम सदस्य नौरू है। आईएमएफ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। देखिए, ये 1944-45 में एक साथ में हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944-45 में हुआ था, तो उसी समय ये दोनों संस्थाएं अस्तित्व में आई थी। आईएमएफ की स्थापना 1945 में, उस आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान में 190 सदस्य हैं और नवीनतम सदस्य अंडोरा है। अंडोरा कहाँ है? जैसे ये स्पेन हम देखते हैं, स्पेन और फ्रांस के बीच में छोटा सा देश अंडोरा है। तो आप इसको यूरोपीय मैप में देखेंगे, बहुत छोटा सा देश है, आप ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, ध्यान देंगे तो नजर भी नहीं आएगा। आगे है, WTO की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके वर्तमान में 164 सदस्य हैं, नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान बना है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहते हैं, अंकटाड का की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके वर्तमान में 195 सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जिसे कहते हैं, जिसे आसियान कहते हैं, आसियान की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। आसियान में दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। आगे है, नाफ्टा, नाफ्टा की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। नाफ्टा का मुख्यालय ओटावा, मैक्सिको सिटी और वाशिंगटन डीसी में है। 3 जगह इसका मुख्यालय स्थापित है। वर्तमान में नाफ्टा में 3 सदस्य देश हैं, कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, और तीनों में इसका मुख्यालय है। आगे है, एपेक, एपेक की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। एपेक में वर्तमान में 21 सदस्य हैं और नवीनतम सदस्य वियतनाम बना है। एपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो तेल के निर्यातक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। आगे है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में EEC का परिवर्तित रूप ही है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं, तब 28 थे जब ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, तब 27 बचे हैं और बहुत सारे देशों की इसमें शामिल होने की बात चल रही है। इसी एक शामिल होने का मुद्दा है जिससे रूस और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। आगे है, मर्कोसुर, मर्कोसुर एक संस्था है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय मोंटेवीडियो में है और वर्तमान में इसके 5 सदस्य हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला। यह दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, मर्कोसुर के किससे संबंधित है? जो दक्षिण अमेरिका है ना, ये उसमें व्यापार से संबंधित है कि उस कंट्री में या दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं वो किस तरीके से व्यापार करेंगे, उनके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है अपने ही महाद्वीप में देशों के बीच व्यापार के लिए। आगे है, अब तक हमने एपेक देखा, अब ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय वियतनाम, ऑस्ट्रिया में है, सॉरी वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। वियना उसका सदस्य नहीं है, लेकिन मुख्यालय इसका वियना में है। आप देखिएगा, इसमें 13 सदस्य हैं, जिसमें ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, ईरान इराक है, संयुक्त राज्य अमीरात जिसे हम UAE कहते हैं, अल्जीरिया, नाइजीरिया,
नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो व गैबन। आगे है संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम एससीओ कहते हैं। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग चीन में है। आगे है इनमें 9 सदस्य हैं। कौन कौन से एससीओ के? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान तथा वर्तमान में जल्दी ही ईरान इसमें शामिल हुआ है। आगे है दक्षेस या सार्क। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो काठमांडू नेपाल में है। सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। साउथ एशियन जो रीजन है उसके लिए यह गठित किया गया था, जो कि वर्तमान में अस्तित्व विहीन हो चुका है। आगे है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे हम ओईसीडी कहते हैं। ओईसीडी की स्थापना 1948 में की गई थी। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में इसके 36 सदस्य हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ बहुत इंपॉर्टेंट है। एफओ की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका कहीं मुख्यालय नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र रूप से है और इसके वर्तमान में 194 सदस्य हैं। याद रखिए एफएओ का कोई मुख्यालय नहीं है। जहां इसका सम्मेलन आयोजित होता है वहीं इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। न्यू डेवलपमेंट या जो ब्रिक्स बैंक है उसी का परिवर्तित रूप है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई, जो कि चीन में है। वर्तमान में एनडीबी के 8 सदस्य हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। आगे है अर्थात ब्रिक्स लोगों के अलावा भी इसमें सदस्य शामिल हैं, इसीलिए इसका नाम बदलकर ब्रिक्स के अलावा एनडीबी कर दिया गया, क्योंकि ब्रिक्स कहने से लगता है कि केवल ब्रिक्स देश शामिल हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। आगे है एशियाई क्लियरिंग यूनियन एसीयू। एशियाई क्लियरिंग यूनियन की स्थापना 1975 में की गई थी, जिसका मुख्यालय तेहरान में है और वर्तमान में इसके 9 सदस्य हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान, मालदीव। सदस्य देश नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन आप याद रखिए एशियाई क्लियरिंग यूनियन की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय तेहरान में है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य हैं, जिसमें 193वां सदस्य सूडान बना है। आगे है G7। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका कहीं मुख्यालय नहीं है, जहाँ पे इसकी सम्मेलन बुलाया जाता है उसी समय इसका मुख्यालय वहीं मान लिया जाता है। इसमें 7 में 7 सदस्य हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट। आगे है G15, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह क्या है? 17 विकासशील देशों का एक संगठन है। G20 बहुत महत्वपूर्ण है और 2023 में इसका भारत में इसकी बैठक भी होनी है। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। वर्तमान में इसके 19 औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्थाएं तथा यूरोपीय संघ समूह इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ समूह से संबंधित आप जान लीजिएगा, यूरोप के 27 देश या यूरोपीय में जितने शामिल हैं वो शामिल होते हैं। आगे है इसमें है कि वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक 2020 और 22 एक नज़र में बताया गया है। करंट के क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप 22 के आंकड़े के हिसाब से अन्य ईयर में जो अपडेट होते रहते हैं उसके बारे में जान लीजिए। जैसे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 मुख्य विषय था कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN, अर्थात जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है।
इसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत, याद रखिएगा। हम सिर्फ इन सब चीज़ों को देखेंगे कि जारीकर्ता कौन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम वीपो कहते हैं, और कार्नेल विश्वविद्यालय तथा न्यूयॉर्क और INSEAD कई संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। आगे है मानव विकास रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। आगे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। द हेरिटेज फाउंडेशन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र, जिसे हम जिप कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक बौद्धिक संपदा केंद्र, जो वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक जारी करता था, जो कि अब इसको समाप्त कर दिया गया। 2020 के बाद कोई भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी नहीं किया जाता है। आगे है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, पीस में ही शांति है, और वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है किसी शांति वाले फाउंडेशन के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो आप इस ट्रिक से याद रखिएगा, विश्व शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, IEP जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आगे है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD बिजनेस स्कूल के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये इकोनॉमी से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था, जो कि थोड़ा बड़ा तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट हैं, और इनसे प्रश्न जरूर ही कहीं ना कहीं, जो हम जनरल नॉलेज के रूप में पढ़ते हैं, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे जिसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता है, उन सब टॉपिक में इन चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे रैंडमली क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।